नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री में गैसीय अवस्था चैप्टर में गैसों के आणविक वेगों के वितरण के नियम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम में गैसों के अणुगति सिद्धांत से हमने एक समीकरण ली थी PV = 1/3 mc²। यहाँ से गैसों के वर्ग माध्य मूल वेग है जिससे गैस के अणु गति करते हैं। इस समीकरण से हमने यह माना कि गैस के अणु दिए गए ताप पर एक ही वेग से अर्थात निश्चित वर्ग माध्य मूल वेग से गमन करते हैं, लेकिन वास्तव में सभी अणुओं का वेग समान नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के अणु निरंतर एक दूसरे से तथा पात्र की दीवार से टकराते रहने के कारण उनका वेग बदलता रहता है। अतः ऐसी स्थिति में असंख्य टकरावों के परिणाम स्वरूप अणुओं का मध्य संवेग में विनिमय होता है, जिसके कारण कुछ अणु तो गमन करना ही बंद कर देते हैं तथा कुछ अणु टक्करों के बाद बहुत अधिक वेग से गमन करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अणुओं के वेगों में बहुत अधिक अंतर शून्य से अनंत तक उत्पन्न हो जाता है। टक्करों के परिणाम स्वरूप अणुओं के सिर्फ वेगों में ही परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उनके गमन की दिशा भी बदल जाती है। अतः उनकी गतिज ऊर्जा और गतियों में पुनर्वितरण होता है, अर्थात अणु विभिन्न विभिन्न वेगों से चलने लगते हैं और उनकी गतिज ऊर्जा भी चेंज हो जाती है। बोल्ट्जमान ने अणुओं के मध्य ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक समीकरण दी है। वह निम्न प्रकार है: Ne/N0 = E - EkT। यहाँ N0 उन अणुओं की संख्या है, अर्थात Ne उन अणुओं की संख्या है जो निर्देश बिंदु से अधिक एनर्जी रखते हैं। K बोल्ट्जमान कांस्टेंट और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अर्थात टक्करों के फलस्वरूप व्यक्तिगत अणुओं का वेग ज्ञात करना अत्यधिक कठिन होता है, अर्थात अणुओं की कुल संख्या का कोई निश्चित अंश ऐसा जरूर होता है जिसका किसी समय पर एक विशेष वेग होता है। ऐसे अणु कितने हैं जिनका एक विशेष वेग होता है, इसके लिए उनमें वेगों का वितरण किस प्रकार होता है, इसके लिए मैक्सवेल ने एक प्रायिकता सिद्धांत दिया कि किसी भी गैस में जब गैस के अणु आपस में टकराते हैं तो उनके बीच में वेगों का वितरण किस प्रकार होता है कि उनकी एनर्जी की किसी रेंज में गैस के अणुओं का वेग क्या होगा। उसके लिए मैक्सवेल ने प्रायिकता सिद्धांत दिया था, जिसे हम आणविक वेगों के वितरण का नियम कहते हैं। इसके अनुसार गैस के अणु शून्य से लेकर काफ़ी अधिक वेग प्रसार में विचरण होता है। इसके अनुसार यह माना गया था कि गैस के अणु शून्य से लेकर इन्फिनिटी वेग तक उनकी वेग हो सकता है। इसके लिए मैक्सवेल ने बोल्ट्जमान समीकरण को काम में लिया था, जिस लेकर एक नया समीकरण दिया जिसको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के रूप में जानते हैं, जिसमें हम देखते हैं dN/N = 4πm 2πRT √3/2 E - mc² 2RT c² × dc। C अणुओं का वेग, m गैस का अनुभाग, R गैस कांस्टेंट तथा T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इसी समीकरण को हम प्रायिकता के रूप में इस तरह से
लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू 1/n dn अपॉन dc 4πm 2πRT 3/2 E mc स्क्वायर अपॉन RT अपॉन c स्क्वायर। P उन अणुओं की प्रायिकता है जिनका वेग c तथा dc के अत्यंत सूक्ष्म प्रसार में होता है। अर्थात मैक्सवेल ने कोई एक गैस के अणुओं का एक निश्चित नहीं बताया था कि किसी गैस के अणुओं की 100 मीटर प्रति सेकंड ही होगी वेग। उसने एक रेंज दी थी कि जिसके अनुसार गैस के अणु यदि किसी गैस के अणु का वेग निकालना हो तो C 100 प्लस 100 दो के बीच में कितने अणु होंगे, इनके बारे में हम पता कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये नहीं कि इस गैस के अणु की कितनी वेग होगा, एक रेंज में उसने दी थी। यही समीकरण 3 मैक्सवेल के आणविक वेगों के वितरण का नियम या मैक्सवेल बोल्ट्जमान का आणविक वेगों का नियम कहलाता है। इसको हम इस तरह ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ के थ्रू इसमें हमने दो एक्सिस ली है, एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ऑफ मोलिक्यूल्स का वेग लिया है तथा वाई एक्सिस पर फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स विद वेलोसिटी बिटवीन c एंड c प्लस dc, या इसे हम प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। यदि हमने 3 टेम्परेचर T1, T2 एंड 3T पर इस तरह का ग्राफ प्राप्त किया है। हम देखते हैं कि जो ये वक्र है इसे हम वेल शेप या घंटीनुमा शेप भी कहलाती है इसकी। यह जो वक्र है वह एसिमेट्री वक्र होता है। इसका मतलब अर्थात इन दिए गए टेम्परेचर पर किसी गैस के अणु का वेग 0 हो सकता है, 0 से लेके अनंत के बीच में होगा। यदि गैस के अणुओं का वेग 0 हो सकता है लेकिन इन्फिनिटी पे यह 0 नहीं होता है। कमरे के ताप पर किसी भी गैस के अणुओं का वेग 0 नहीं होगा। इन वक्रों से हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बहुत कम वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। यदि हम देखें यहाँ पर इसमें और इसमें ग्राफ देखें खींचें तो हम पाते हैं कि यदि गैस के अणुओं का वेग कम है तो उनका अंश भी, मात्रा भी, गैस के अणुओं की मात्रा भी कम होगी। प्रत्येक वक्र के लिए उन अणुओं की संख्या जिनका वेग 0 से अधिक है वेग c के मान बढ़ने पर बढ़ती है तथा एक उच्चिष्ट प्राप्त करने के पश्चात फिर तेजी से घटने लगती है। वक्र एसिमेट्रिक है तथा सुस्पष्ट उच्चिष्ट रखते हैं। प्रत्येक ताप पर अधिकांश अणु उच्चिष्ट पर जो वेग होता है उसे हम प्रायिकता वेग कहते हैं। क्योंकि उच्चिष्ट के समीप वितरण वेग एसिमेट्रिक है अतः प्रायिकता वेग औसत वेग के समानुपाती नहीं होता है। यदि इस वेग वितरण पर यदि हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं तो हमने ये पाया है कि प्रायिकता वेग का मान ताप बढ़ने पर बढ़ता है। अर्थात ताप जितना अधिक होता है उतना ही अधिक प्रायिकता वेग होगा। ताप बढ़ने पर सारा वक्र दाहिनी ओर खिसक जाता है तथा उच्चिष्ट की लंबाई कम हो जाती है परंतु चौड़ाई बढ़ जाती है, जो दर्शाता है कि उच्च ताप पर सामान्य से अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अर्थात अधिक अणुओं का वेग प्रायिकता वेग के निकट होते हैं परंतु प्रायिकता वेग वाले अणुओं की कुल संख्या कम हो जाती है। इस कारण यह है कि उच्च ताप पर आणविक वेग अधिक विस्तृत रूप से वितरित हो जाते हैं। ताप T1, T2 एवं T3 पर देखते हैं कि T1 पर c वेग से अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या
वक्र तथा जिसे हम CAX द्वारा दर्शाते हैं तथा T2M T3 पर वेग वाले अणुओं की संख्या CBX तथा CDX द्वारा दर्शाया जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि T1 के लिए प्राप्त संख्या अधिक है तथा इस ताप में वृद्धि होने पर किसी निश्चित वेग वाले ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। इसी प्रकार यदि आणविक वेगों के वितरण पर यदि अणुभार का इफेक्ट देखें तो ये पाया गया है कि आणविक वेगों के वितरण अणुभार पर निर्भर करता है, अतः निश्चित ताप पर भारी गैसों के लिए हल्की गैसों के वितरण से कम होता है। यह था हमारा आणविक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नमस्कार।